नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे हिंदी साहित्य के लगभग 30 इम्पोर्टेंट MCQ, जो कि विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो, NTA NET की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस सीरीज़ के माध्यम से जब हम विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करते हैं तो इस सीरीज़ के माध्यम से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सफलता का राज क्या है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रही है। आगे जो है प्रश्नों की संख्या भी हम बढ़ा देंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1, शुरुआत कर लेते हैं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया? आंसर आप लोगों के सामने ही है, 1960। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन 3 मई 1960 में किया गया। यह संस्था नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक स्वर्गवासी श्री हरिबाबू कंसल माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? आप सभी को पता है कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवि रहे हैं अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवि। तो उन्होंने जो है किसने अष्टछाप की स्थापना की? विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में। देख लेते हैं, गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की। उन्होंने वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। निम्नलिखित 8 कवि इस प्रकार है, देख लेते हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्य और विठलनाथ जी के शिष्य। तो देखते हैं, कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास, ये 4 जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य है अष्टछाप के कवियों में। और विठलनाथ जी के शिष्य है गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? अगर प्राचीनतम पूछी जाए तो आपको बताना है ये है अर्धकथानक, जो कि बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है 1641 ईस्वी में। अगर आधुनिक ढंग से हिंदी की प्रथम आत्मकथा पूछ ली जाए तो बाबू श्याम सुंदर दास जी का नाम आएगा। और मेरी आत्म कहानी नाम से उन्होंने आत्मकथा लिखी है 1941 में। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। दोनों प्रश्न अलग अलग है भाई, किसी भी प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है, इसलिए हम विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं ताकि प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अधिक बार तथ्यों की बार बार रिवीजन होती रहे और परीक्षा में आप जो है सटीक तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच पाओ। तो यही उद्देश्य है हमारा, क्योंकि सफलता का राज आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास है। निरंतरता के साथ अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर का जो धर्मोपदेशक था, कबीर धर्मोपदेशक थे। कबीर ने जो है जनता की भलाई के लिए अपने दोहे लिखे थे। शुक्ल का मानना है कि वे धर्मोपदेशक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। करुण को एकमात्र रस किसने कहा? तो ये प्रश्न हमारा अधूरा रह गया भाई, तो माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। तो आंसर देख लेते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बहुभूति। बहुभूति आचार्य ने जो है करुण रस को एकमात्र जो है रस माना है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो हिंदी में ऋतु संहार रचना के रचयिता श्रीधर पाठक जी है, ये आप सभी को पता है। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में, मृत्यु 1928 में। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। ऋतु संहार की जो मूल रचनाकार माने जाते हैं, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया ऋतु संहार कालिदास जी द्वारा, और इसी का अनुवाद करके श्रीधर पाठक ने इसे जो है खड़ी बोली में लिखा है। आगे बढ़ते हैं, गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक
कि किसकी स्मृति को सुरक्षित, किस लेखक द्वारा किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई। वट वृक्ष की छाया में जीवनी विदा की रचना है, ये ध्यान रखना है। और ये किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई, तो आंसर हो जाएगा हमारा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वट वृक्ष की छाया में जीवनी लिखी। किसने लिखी? कुमुद नागर ने, जो कि अमृतलाल नागर के पुत्र रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और अन्य पॉइंट जब हम यहाँ पर देखें तो कुमुद नागर जो है वट वृक्ष की छाया में जीवनी, अमृतलाल नागर 2004 में ये जीवनी लिखी। अमृतलाल नागर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें शामिल है महाकाल, बूंद और समुंदर, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मेरी प्रिय कहानियाँ, सिकंदर हार गया आदि जो है ये अमृतलाल नागर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने मानस का हंस अमृतलाल नागर जी को 1981 में साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और उन्होंने जो है मानस का हंस 1972 में तुलसीदास जी का वर्णन किया गया। मानस का हंस जो उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है एक, इसमें उन्होंने जो है तुलसीदास जी के जीवन को चित्रित किया है। अमृत और विष पर जो है इन्हें 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है अमृतलाल नागर जी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, कौन सा इनमें राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है? दिल एक सादा कागज़, कटरा भी आरजू, टोपी शुक्ला और समरशेषा। समरशेषा हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों उपन्यास जो है राही मासूम रजा जी के हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दिल एक सादा कागज़, कटरा भी आरजू और टोपी शुक्ला। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। ये जो कथन है ये निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखा गया कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की? अमीरदास, मोतीराम और रामसाय तीनों ने सतसई की रचना की है, लेकिन चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, हरि अनंत हरि कथा अनंता कही की सुनी बहुविधि सब संता। ये जो राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात किससे कहलवाई? तो आंसर हो जाएगा हमारा शिव से। इसका सॉल्यूशन हम इसलिए नहीं देख रहे भाई, क्योंकि आज की हमारी जो क्लास है तो रिवीजन क्लास है, एक तरह से पीछे के जो क्वेश्चन है वही हम रिपीट कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने शायद ही जो है विथ सॉल्यूशन के साथ इन प्रश्नों को पहले भी देख लिया होगा। तो साथ साथ हम बीच बीच में कुछ प्रश्नों की रिवीजन भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक जो है प्रश्न याद रहे और ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रहे। परीक्षा में आप किसी भी प्रकार का कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देख लेते हैं। इसलिए आज हमने 30 प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। जब हम 20 प्रश्नों को यहाँ पर करते हैं तो सभी नए प्रश्न हमारे होते हैं और नए अधिक से अधिक जो है इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों का अभ्यास करने की हम कोशिश करते रहेंगे। तो देख लेते हैं। रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमरीन आप करे, जो ये पंक्तियाँ हैं ये गगन गुफा का अभिप्राय पूछा हुआ है। तो आंसर है सहस्र चक्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। तो ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रेम शतक के रचनाकार का नाम बताइए। तो प्रेम शतक रचना वियोगी हरि जी द्वारा लिखी गई है। तो देख लेते हैं। ये आधुनिक ब्रजभाषा के प्रमुख कवि रहे हैं वियोगी हरि जी, और इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो है गांधीवादी विचारधारा के रहे हैं और प्रमुख कृतियाँ है भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, देशद्रोही, व्यर्थ गर्ववादी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोकनिरपेक्ष माने गए हैं। तो नोट
आगे बढ़ते हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है। इस संप्रदाय के राधा कृष्ण तटस्थ है। हरिदासी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है। इसकी स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की है। इसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भक्त अपने आप को कृष्ण की सखी मानकर उसकी उपासना करते हैं तथा सेवा करते हैं और प्राय स्त्रियों के वेश में रहकर उन्हीं के आचारों व्यवहारों आदि का पालन भी वे करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली आपको पता ही है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसमें से जो है मगही दिया हुआ है और अन्य जो बिहारी हिंदी से संबंध रखती है तो उस बोली को यहाँ पर रखा है। तो कई बार ऑप्शन में हमारे पूर्वी हिंदी से संबंधित ही बोलियाँ देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये जो मगही है ये बिहारी हिंदी की बोली है, ना कि पश्चिमी हिंदी की। मागधी अपभ्रंश से निकली हुई बिहारी हिंदी की एक बोली है। कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा तीनों की तीनों जो है शोरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो देखते हैं बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ, जिसे दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी। बिहारी में जो है विभाजित किया गया दो भागों में। पूर्वी बिहारी की दो बोलियां हैं वो है मगही और मैथिली, और पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत आती है भोजपुरी। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती है, तो जो कि तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। तो 8वीं शताब्दी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वर्ज्ययान की परंपरा का जो है प्रचलन हुआ था। ये सभी नाथ थे। सिद्ध धर्म के वर्ज्ययान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाए। और सिद्धों की जो प्रमुख रचनाएं है सरहप्पा जी द्वारा लिखी गई दोहा कोश जो कि 769 ईस्वी की रचना है। लुईपा जी द्वारा 773 में लिखी गई, लगभग समय दिया हुआ है तो लुईपाद का गीतिका। और शबरपा की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चार्या पद बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और उसके साथ ही सबरपा की महामुद्रा, वर्ज गीतिका और वर्ज योगिनी साधना, ये तीनों की तीनों रचनाएं शबरपा की है। फिर है कण्हप्पा द्वारा लिखी गई चार्यावी निश्चय और कण्हप्पाद गीतिका। डोम्बिपा की है डोम्बिपा गीतिका और योगचार्या अक्षर द्वीप कोश, ये जो है डोम्बिपा की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। कबीर ने निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत की सूफियों का प्रेम तत्व बताया है। ये विचार किसका है? तो कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। तो ये विचार किसका है? किन्होंने कहा है, बताया है कि कबीर का जो निर्गुण पंथ है उसका आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है? तो ये माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल जी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है? इनमें से जो है प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन की नहीं है। प्रेम संपत्ति का लता है भाई, ये प्रेम संपत्ति लता। उसके बाद श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, तीनों के तीनों रचनाएं भाई ये जगमोहन जी की है। और प्रेम प्रलाप जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। 1877 ईस्वी इसका समय रहा। और अन्य रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, आपको पता ही है, भक्त सरोसव, प्रेम मलिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तर भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मुकुल, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, प्रेम 50, विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, इनका खड़ी बोली में लिखा गया जो काव्य संग्रह है। प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तामन्य लीला, नए जमाने की मुकरी, ये सभी रचनाएं भारतेंदु जी की है, ध्यान रखना है। सुमांजलि, बंदर सभा हास्य व्यंग्य है इनका, और जो है बकरी विलाप भी इनका हास्य व्यंग्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। बज्ञान बसंत बिसेरो कियो बसिए तिह त्यागी
तपाइए ना, दिन काम कुह तुल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। जो ये पंक्तियाँ हैं ये निम्नलिखित में से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। तो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, प्रेमचंद जी की ओर रचनाएं देख लेते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद की भी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, संगीत, सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य और भारत सौभाग्य इनका नाटक 1888 में कांग्रेस महाधिवेशन के अवसर पर खेले जाने के लिए लिखा गया और 1881 में मिर्ज़ापुर से इन्होंने जो है आनंद कादम्बरी पत्रिका को भी संपादित किया। और 21% में जब हम देखते हैं, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम कहीं, यहीं जो कुछ वस्तु कुटी में मेरी करो ग्रहण संकोच नहीं। जो ये पंक्तियाँ हैं ये निम्नलिखित में से श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी जो योगी रचना है वो खड़ी बोली पद्य में लिखी है। उपयुक्त पंक्तियाँ एकांतवासी योगी काव्य से ही ली गई है। एकांतवासी योगी एक प्रेम काव्य खंड है। एक रमणी द्वारा उपेक्षित पुरुष एकांतवासी योगी बन जाता है। और श्रीधर पाठक जी की और अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जिनमें शामिल है मनोविनोद, धन विनय, गुणवंत हेमंत, देहरादून, एकांतवासी योग और भारत गीत आदि है। इसके अलावा उज्जड़ ग्राम और श्रांत पथिक ये भी इनकी रचनाएं हैं, जो कि काफ़ी सारी रचनाएं इन्होंने अनुवाद करके लिखी हुई है। जो इन्होंने जो है गोल्ड स्मिथ का भी की रचनाओं का भी अनुवाद किया है और जो है और काफ़ी संस्कृत की भी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? आवारा मसीहा निम्नलिखित में से शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 ईस्वी में किया गया और विष्णु जी की 14 वर्षों की साधना का सफल प्रयास माना गया है आवारा मसीहा। अगर ये पूछा जाए कि कुल मिलाकर जो है कितने वर्षों में इन्होंने पूरा किया, तो 14 वर्षों तक जब ये प्रयास करते रहे तब उन्होंने इस रचना को पूरा किया। आवारा मसीहा को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए जो है भारतीय ज्ञानपीठ मूर्ति देवी सम्मान भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न और अन्य रचनाएं देख लेते हैं भाई विष्णु प्रभाकर जी की। ढलती रात, 54 मई, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन निम्नलिखित में से जो है युद्ध और नारी निबंध से लिया गया है और ये किसका है? ये महादेवी वर्मा जी का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया युद्ध और जो है नारी नाम से निबंध श्रृंखला की कड़ियों में जो है इस निबंध को रखा गया। 1942 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ समस्या मूलक निबंधों का संग्रह लिखा था और जो है इसी निबंध संग्रह में युद्ध और नारी को भी संकलित किया गया। तो देखते हैं आगे, युद्ध और नारी नामक लेख में इन्होंने युद्ध, स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान का गंभीर वैश्विक व मौलिक चिंतन को व्यक्त किया है। इन्होंने जो है महादेवी वर्मा जी ने चांद पत्रिका का भी कार्यभार संभाला है और 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से भी जो है सम्मानित किया गया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की, जो कि हम बार बार पढ़ चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो देखते हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या, दीपशिखा और सप्तपर्णा। इनका प्रकाशन वर्ष के आधार पर भी इनके जो सन है यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको भी आपको बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि आपसे जब परीक्षा में किसी भी रचना का सन भी पूछा जाए तो ये जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जिनका प्रकाशन वर्ष कई बार पूछ लेते हैं,
तो उनको भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942। इनको क्रमानुसार लगाने का भी प्रश्न दे दिया जाता है, तो ध्यान रखना है। फिर अंत में है सप्तपर्णा 1959। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जो कहानी है इसके लेखक है जैनेंद्र कुमार। मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं जैनेंद्र जी, और 1971 में पद्म भूषण तथा 1979 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसे सम्मानित किया जा चुका है। सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, सुखदा 1953 आदि उपन्यासों में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब उनके नारी चरित्र भीषण मानसिक संघर्ष की स्थिति से जो है गुजरे हैं। तो ये जो इनके उपन्यास है, प्रमुख उपन्यास है सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा और जो है वीवर्थ भी इनका उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है वीवर्थ। आगे देख लेते हैं अन्य कहानियां हैं जैनेंद्र जी की। वो है फांसी, वातायन, एक रात, पाजेब, दो चिड़िया। नीलम देश की राजकन्या जैनेंद्र द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल का अपव्यय की कथा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया और रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम हिंदी का मौलिक प्रथम उपन्यास माना है, और 25 नवंबर 1882 ईस्वी इसका समय रहा। उपन्यास जो है 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। अपने उपन्यास में इन्होंने मदन मोहन नामक एक रईस के प्रथम और फिर सुधार की कहानी को दर्शाया है। और उपन्यास में अन्य प्रमुख पात्र हैं मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल और ब्रजकिशोर नूतन ब्रह्मचारी। ब्रजकिशोर नूतन ब्रह्मचारी इम्पोर्टेंट पात्र रहा है इनका, और एक रहा है मदन मोहन। तो इन्हीं दो पात्रों पर अधिक जो है उपन्यास की कथा वस्तु घूमती है। उसके अलावा नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया 1886 का है, और आदर्श दंपति उपन्यास जो है लज्जाराम मेहता लज्जाराम शर्मा जी का है, और परिणय जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी का है। परण दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो आपको पता ही है स्कंदगुप्त का पात्र है। परण दत्त जो है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त को 1928 में जो है प्रकाशित हुआ ये नाटक इनका। इस नाटक में 5 अंक है तथा अद्यों की योजना दृश्यों पर आधारित है। स्कंदगुप्त नाटक के अन्य पात्र है स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त, गोविंद गुप्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, स्वरंगनाग, कुमारदास का एक अन्य नाम धातुसेन भी है, और जो है चंद्रगुप्त, भट्टार, देवसेन, देवसेना आदि जो है इनके प्रमुख पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं। कल्याणी जो है 1912 में लिखा गया इनका नाटक है, और इनके पात्र है चंद्रगुप्त, कर्नेलिया, सेल्यूकस। राज्यश्री जो है इनका 1915 में लिखा गया अन्य जो राज्यश्री के पात्र है ग्रहवर्धन, राज्यश्री आदि। और अजातशत्रु जो है इनका 1922 में लिखा गया, इनके पात्र है बिम्बसार, उदयन, पद्मावती, वासवी और प्रसेनजीत आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में से जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी माने जाते हैं। तो देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी शुल्कोत्तर युग के प्रख्यात आलोचक रहे हैं। उन्होंने काश्यप नागरी प्रचारणी सभा में सूरसागर का तथा बाद में
गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस का भी संपादन किया है। नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं, हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैत रहस्यवाद है तो वो किसमें है? जायसी में। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, साहित्यिक विवेचन और आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, नंदुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकें मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है रस का सूत्रपात किसने किया था? भरत मुनि ने। और आगे चल के जो है 4 व्याख्याता रहे हैं रस के, जिसका नाम है भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक और अभिनव गुप्त। और इन चारों विद्वानों ने जो है रस की व्याख्याता का जो सिद्धांत दिया है अपने अनुसार अलग अलग दिया है। तो देख लेते हैं। भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याकार माने जाते हैं। शंकुक ने अनुमतिवाद को न्याय मतानुसारी सिद्धांत भी माना है और इसका कारण उसका अनुमिति प्रधान होना है। तो भट्टलोलट का जो सिद्धांत है वो उत्पत्तिवाद, जिसे आरोपवाद नाम से भी जाना जाता है। शंकुक ने दिया अनुमितिवाद, जिसे अनुमानवाद के नाम से भी जाना जाता है। भट्टनायक द्वारा दिया गया अब भुक्तिवाद, जिसे भोगवाद भी कहा जाता है। और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? तो इनमें जो है नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये पुस्तक जो है I.A. रिचर्ड्स की नहीं है, बल्कि जो है T.S. एलियट जी की पुस्तक है ये। और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कोलरिज ऑन इम्यूनाइजेशन, ये तीनों की तीनों पुस्तक I.A. रिचर्ड्स जी की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन पुस्तकों को प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखी गई, जो 1954 से 1936 के मध्य जो है इसका रचनाकाल माना जाता है I.A. रिचर्ड्स का। तो इसके द्वारा जो लिखी गई ये पुस्तकें हैं I.A. रिचर्ड्स की पुस्तकें, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म 1924, साइंस एंड पोइट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, कोलरिज ऑन इम्यूनाइजेशन 1934। 1 दर्जन ग्रंथों में से जो है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 30। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो प्राणचंद चौहान का संबंध निम्नलिखित में से भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा से माना गया है। तो प्राणचंद चौहान भक्ति काल के कवि है, ये राम भक्त शाखा के है। प्राणचंद चौहान जी का जो के द्वारा लिखा गया रामायण महानाटक। तो इस प्रकार से हमने लगभग 3 प्रश्नों की रिवीजन की है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और अन्य 30 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, या फिर नए प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे हम प्रश्नों की श्रृंखला को जो है अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको परीक्षा तक किसी प्रकार से अधिक तथ्यों की रिवीजन होती रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।